आज हमारा 10th क्लास का सिविक्स है, उसका दूसरा चैप्टर है सत्ते में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है, सत्ते की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नागरिकों के द्वारा सरकारी कामकाजों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ते में साझेदारी की संज्ञा दी गई है। अर्थात राज्य में नगरों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ते में साझेदारी है। यह तभी संभव है जब सत्ते में अधिकार से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित हो। दूसरा क्वेश्चन है, सत्ते के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आधुनिक युग के राज्यों के कार्यक्रम में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। राज्य के स्वरूपों को कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। स्वाभाविक है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रित होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता है और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण सत्ते को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। इससे ही सत्ते का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। उत्तर, संघीय शासन के निम्न विशेषताएं हैं। पहला है हमारा, इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकार हैं। ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा हमारा, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है, या केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्यों की सरकारें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज्य क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता के प्रत्येक भागीदारी सुनिश्चित का स्वशासन की स्थापना इसका लक्षण है। इसके 3 स्तर, गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। आगे हमारा है, समापवर्ती सूची क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। इसके 3 सूचियां बनाई गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची। समापवर्ती सूची या समापवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। शिक्षा, वन विवाह, न्याय व्यवस्था वैसे ही विषय है। आगे हमारा, लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे? उत्तर, लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करती है। अतः यह जनता का ही सरकार है। आगे हमारा, गठबंधन सरकारों के 2 उदाहरण दें। उत्तर, केंद्र में भाजपा एवं सहयोगी दलों में एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन इसके 2 उदाहरण हैं। अगला हमारा, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था किस प्रकार है? उत्तर, यह 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति एवं जिला परिषद। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? उत्तर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1950 में राजस्थान के नागौर जिले में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार का
भाषा नीति है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारत में एक ऐसा भाषा नीति तैयार की गई है जो कि अधिकतर भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं के स्थान प्रदान किया गया है। 20 भाषाओं के समान रूप से संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी को भारत में 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है से का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है। आगे हमारा है, भारतीय भाषीय नीति श्रीलंका की भाषा नीति से कैसे अलग है? उत्तर, भारतीय भाषीय नीति इस प्रकार बनाई गई है जिसमें अधिकतम भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार देशों के प्रत्येक नागरिकों की ख्याल रखा गया है। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका के सरकार ने एक ऐसा भाषीय नीति को बनाया है जिससे कि सिर्फ सिंहली भाषा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और बाकी सभी भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप वह भी जनता के बीच व्यापक असंतोषता व्याप्त हो गई और गृह युद्ध शुरुआत हो गई है। अगला हमारा पंचायती राज्य के कोई दो उदाहरण दें। उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज्य के दो निम्नलिखित उद्देश्य। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाना। अगला, स्थानीय मामलों में कार्य में ग्रामीण को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। आगे हमारा, वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं? तो वार्ड पार्षद के कार्य है वार्ड की सड़कों एवं गलियों नालियों के नियमित सफाई, सड़कों एवं गलियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, वार्ड के जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त, उसका निगरानी करना और निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के आय स्रोत क्या है? उत्तर, ग्राम पंचायत के आय के निम्नलिखित स्रोत है। पहला है कर स्रोत, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन, फीस और रेट, वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों एवं हाटों और मेलों, जल पूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय। आगे हमारा, वित्तीय अनुदान, राज्य वित्त आयोग के अनुशासन पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों से संचित निधि से अनुदान भी दिया है। आगे हमारा, ग्राम सभा क्या है? तो उत्तर, ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापित सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री एवं पुरुषों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा के बैठक बुलाता है और इसके अध्यक्षता करता है। अगला हमारा, ग्राम रक्षा दल क्या है? उत्तर, ग्राम रक्षा दल पंचायत का एक प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। गांव में 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दलों के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का
दल का प्रधान दलपति होते हैं, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य काम रात्रि में पहरा देना और बाढ़, अकाल जैसे आकस्मिक घटनाओं का कार्य सामान्य रखना। आगे हमारा है नगर निगम आय के प्रमुख साधनों को बताएं। उत्तर, नगर निगम आय के प्रमुख स्रोतों निम्नलिखित हैं। पहला है मकान कर, जल कर, शौचालय कर, हाट एवं बाजारों आय, नगर निगम का शुल्क, गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला, वार्षिक शुल्क, सीमा शुल्क, सड़क द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। आगे हमारा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ है? उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सन 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसी समय विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ एवं अनेक राज्य स्तरीय दलों भी अस्तित्व में आए। आगे हमारा भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों के नाम बताएं। उत्तर, भारतीय संविधान में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समापवर्ती सूची। आगे हमारा दल बदल कानून क्या है? उत्तर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दलों की सदस्य ग्रहण कर ले तो इस दल बदल कहा जाता है। आए दिन दल बदल के कारण सरकार गिरती रही है। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया है। नए दल बदल कानून के अनुसार अब गायकों या सांसदों को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। इसी सदस्यों का दल बदल रोकने के लिए 1985 से लेकर 2003 के संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया है। आगे है संघनात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्या आवश्यकता है? उत्तर, संघनात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों में केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों के बंटवारा किया जाता है और शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया जाता है। यदि संविधान में लिखित नहीं हो तथा शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा तो केंद्र व प्रांतों के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होगा। आगे हमारा है राज्य सूची में काल कितने विषयों को रखा गया है? उदाहरण दे। उत्तर, राज्य सूची के कुल 66 विषयों में रखा गया है जिनका महत्व राज्य सरकारों के लिए सर्वाधिक है, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि। आगे हमारा अनुसूचित भाषाएं क्या है? भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वे सभी भाषाएं अनुसूची भाषाएं कहलाती है। इसमें कुल आगे हमारा स्थानीय स्वशासन में किस स्तर पर शासन व्यवस्था है? उत्तर, यह शासन की सबसे निचली सीढ़ी है जो कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एवं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के दो प्रावधानों का वर्णन करें जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के
संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन की क्या विशेषता है? उत्तर, भारत के संसदीय सरकार है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, संसदीय सरकार में दो तरह के कार्यपालिका होती है। पहला है नामांतर की ओर वास्तविकता राष्ट्रपति नामांतर का प्रधान होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान। दूसरे, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल साहित्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और तीसरे, लोकसभा में बहुत ही मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के गृह युद्ध का क्या कारण है? उत्तर, श्रीलंका के सरकार के स्वतंत्रता के बाद भी कानून बनाए गए हैं। उसमें सत्ताधारी सिंहाली समुदाय तमिल समुदाय के हितों में निरंतर उपेक्षा की, जिससे कि परिणाम स्वरूप तमिलों तथा सिंहालियों के बीच टकराव से गृह युद्ध के रूप में ले लिया। आगे हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राज्य का शासन नहीं होगा। संविधान का व्यवस्था करती है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा, जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाए। आगे हमारा, संगठनात्मक शासन व्यवस्था क्या है? उत्तर, सत्ता में विभाजन के आधार पर शासन के दो रूप होते हैं। पहला, एकात्मक शासन एवं संगठनात्मक शासन। जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। आगे है, जहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है वहाँ संगठनात्मक शासन स्थापित हो जाती है। संगठनात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है। यह केंद्र सरकार एवं इकाइयों की सरकार दोनों से अधिक क्षेत्र विभाजन कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, हमारा उत्तर हो जाएगा, सत्ता के एक हाथ में रहने वाले निरंकुशता आ जाएगी। शासन अपनी मानी आरंभ कर देगा। सत्ता के बंटवारे से सभी वर्ग को समान अवसर मिलेगा, जिससे कि सभी की बात समान रूप से सुनी जाएगी। यही कारण है कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होगी। आगे हमारा है, संघीय राज्य का अर्थ क्या है? संघीय राज्य के दो प्रकार के सरकार होते हैं। पहला एक केंद्रीय या संघीय तथा दूसरा है राज्य सरकार। जब देश का शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर की सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघीय सरकार कहलाता है। राज्य संघ के अंग होते हैं, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकार होती है। अगला, दोनों स्तरों के सरकारों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। आगे हमारा है, नगर पंचायत क्या है? उत्तर, ग्राम और नगर क्षेत्रों के बीच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का प्रबंधन है। जिस शहर में जनसंख्या 12,000 से
12,000 से 40,000 के बीच है, वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत परिषद की न्यूनतम जनसंख्या 10 से अधिक 25 हो सकती है, जिसको निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होती है। चुनाव के आरक्षण में नियमों का तहत होता है। आगे हमारा है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के समान अंगों की चुनौतियां हैं। एक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के रूप में आप इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? उत्तर, राजनीतिक दलों का ध्यान सबसे अधिक निर्वाचन से अधिक सीटों पर जीत प्राप्त करने पर। इसके लिए किसी राजनीतिक दलों का अध्यक्ष संगठनात्मक चुनाव में स्वच्छ छिपो वाले को टिकट का आवंटन, युवकों में महिलाओं का अधिक भागीदारी, चुनाव के बाद नतीजा का सर्वेक्षण करना तथा अपने कार्यकर्ताओं से शिकायतें सुनने के लिए जनता दरबार लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे हमारा स्थानीय स्वशासन में महत्व का उल्लेख करें। उत्तर, स्थानीय स्वशासन का आशय ऐसी शासन प्रणाली जिसमें स्थानीय क्षेत्रों का शासन वहाँ जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती है। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन के कार्य में जनता के अधिक से अधिक भागीदारी हो। इस मान्यता को व्यावहारिक रूप से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे कि जनता को लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अपनाने का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। स्थानीय संस्थाएं जन सहयोग के उत्कृष्ट साधन हैं। स्थानीय शासन के कारण सरकार का भार हल्का हो जाता है और इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला और आदर्श जीवन के आधारशिला है। आगे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वही चैप्टर है हमारा, उसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहला है हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय संविधान निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, लिखित एवं विशाल संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 450 यानी 444 के आसपास अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 भाग है एवं 17 अन्य अनुसूचियां हैं। इसकी विशालता का अंदाजा दूसरे देशों के संविधान से तुलना करने पर लगता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 तथा चीन के संविधान में 106 अनुच्छेद ही हैं। आगे हमारा है कठोर एवं लचीलीपन। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है कठोरता एवं लचीलापन का अद्भुत मेल है। यह ना तो अमेरिका का संविधान की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटिश के संविधान की तरह लचीली है। संविधान के कुछ अनुच्छेद संशोधन के द्वारा समय समय पर लचीली बनाया गया है तथा बनाया भी जा सकता है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के संविधान में परिषदों की स्थापना, समाप्ति लचीलीपन का ही उदाहरण है। दूसरे अनुच्छेद जैसे हैजीनम में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। आगे हमारा संगठनात्मक और एकात्मक शासन का समन्वय। तो भारतीय शासन की अन्य व्यवस्था संगठनात्मक लक्षण है, जैसे कि केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा एवं व्यवस्था कर सके।
आगे हमारा संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषताएं संसदीय प्रणाली है। संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका का अध्यक्ष नामांतर है का होती है और वास्तविक शक्तियों का मंत्रिमंडल के पास होती है तथा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। अगला है मौलिक अधिकार या भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताएं में से एक मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए दिए जाते हैं। इनके माध्यमों से सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है। अमेरिका के समान भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। पहला है समानता के अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार, तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संविधान का उपचार एवं अधिकार। आगे है नीति निर्देशक तत्व। भारत में सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संवैधानिक के भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन ये नागरिकों के अधिकार नहीं है और ना ही इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है। आगे हमारा वयस्क मताधिकार यह भी संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह विश्व में अन्य किसी देश में वयस्क मताधिकार एक साथ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह अधिकार बहुत बाद में दिया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। भारतीय संविधान उपयुक्त विशेषताएं से स्पष्ट होते हैं कि संविधान निर्माताओं के भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया है जो कि भारत को लोक हितकारी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। अगला हमारा दूसरा है आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समझावे। तो उत्तर, भारत के प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को अपनाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में भी देशों के भीतर धार्मिक भेदभाव की जगह आपसी भाईचारे देखने को मिल निम्नलिखित तथ्य का स्पष्ट हुआ है। जैसे कि भारत के पास कोई भी धर्म राज्य नहीं है। यह प्रत्येक धर्म के समान रूप से बढ़ावा का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना भी इसका उल्लेखनीय मिलती है। भारतीय नागरिक चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना देखी जाती है। देश के भीतर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव करना निषिद्ध है। धर्मनिरपेक्षता के कारण ही हमारी राष्ट्रीयता एकता कायम है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य में भागीदारी के मुख्य 4 रूप कौन से हैं, समझावे। उत्तर, हमारा है सत्य में भागीदारी के मुख्यतः 4 रूप देखने को मिलती है। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन या कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में विभक्त, इससे कि सरकार तीनों अंगों के बीच नियंत्रण एवं संतुलन बना रहता है। अगला, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। सामान्य तौर पर शासन व्यवस्था 3 स्तर पर है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर पंचायत राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उसी में अगला है पॉइंट, विभिन्न समुदायों के बीच सत्य का विभाजन लोकतंत्र में धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर उन्हें मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। बहुसंख्या एवं अल्पसंख्या में सत्य का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि दोनों समूहों के बीच एकता कायम रहा है। अगला है गैर सरकारी संस्था एवं सत्य का विभाजन। सत्ता के विभाजन के एक अन्य रूप भी देखने को मिलता है। गैर सरकारी संस्थाएं भी सत्य में भागीदारी के लिए प्रयत्नशील। किसी भी देश में राजनीतिक दल, निहित समूह, संघ या संगठन भी अपने प्रभावों को सत्य में भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। अगला हमारा गठबंधन की सरकारों में सत्य की साझेदारी कौन कौन होते हैं? साझेदार कौन कौन होते हैं? उत्तर, जब किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह विभिन्न राजनीतिक दलों की सहायता से सरकार का गठन करता है। ऐसे सरकार गठबंधन की सरकार कहलाती है। गठबंधन की सरकारों में सत्य की साझेदारी में समस्त राजनीतिक दल हो जाते हैं जो कि सरकार बनाने में इतनी मदद करते हैं कि किसी दल के विशेष को बहुमत प्राप्त हो जाए। इससे कि सबसे अधिक बोलबाला क्षेत्रीय दलों में निर्दलीय का होता है, क्योंकि इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है और सरकार के निर्माण में इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। गठबंधन में शामिल समस्त दलों के सदस्य सत्ता में साझेदारी के लिए मंत्रिपरिषद में मांग प्रारंभ कर देता है। सरकार बनाने वाली गठबंधन समस्त दलों की संतुष्टि के साथ साझेदारी का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में कौन कौन प्रमुख लक्षण हैं? भारत के लिए यह व्यवस्था उपयुक्त है? उत्तर, संगठनात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला, लिखित संविधान संगठनात्मक सरकार का एक अनिवार्य लक्षण है। लिखित संविधान होते हैं केंद्र राज्य सरकारों में कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है कठोर संविधान होने से कोई सरकार अपने हित में सरलता संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह जो कि संघीय सरकार के हित में होते हैं। संविधान के सर्वोच्चता से संघीय पद्धति की रक्षा होती है। कोई भी सरकार अपने को सर्वोच्च नहीं समझ सकती है, क्योंकि संविधान का उस पर अंकुश बना रहता है। इसमें आ गया शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार के संविधान द्वारा ही केंद्र और सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन कर दिया जाता है और इससे कि दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। आगे स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार में न्यायपालिकाएं ही संविधान की होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें के संविधान के विरुद्ध कार्य करने ही होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवादों का अधिकार नहीं होता है। केंद्र और गलत का निवारण वही करती है। आगे आ रहा है उपयुक्त सभी तत्व। भारतीय संविधान का वर्तमान है यह भी एक लिखित, निश्चित एवं स्पष्ट संविधान है जो कि कठोर है। संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया संविधान का सर्वोच्चतम मान ली गई है। केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। इसी के उद्देश्य से तीन सूचियां बनाई गई है: संघीय सूची, राज्य सूची एवं समापवर्ती सूची। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की
न्यायपालिका की भी स्थापना की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका को भी संविधान का संरक्षक बना दिया गया है। भारत में विविधताओं वाला देश है। यह विभिन्न प्रदेश, भाषा और धर्म के लोग निवास करते हैं, अतः भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था ही सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। तो उत्तर, भारतीय संविधान धारा अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता संविधान के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, भाषण और विचारों का अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, गठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता, कोई भी प्रवृत्ति या पशु या व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत राज्यों क्षेत्रों में आन जान की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के अनुपम विशेषताएं कैसी है? धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्ष के लिए निम्नलिखित अनुबंध निर्धारित किए हैं। भारत के कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हर नागरिक को अपना धर्म, पूजा पद्धति स्वीकार करने की इजाज़त भारतीय संविधान देता है। किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेगा। धार्मिक आधार पर भारतीय संविधान किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, लौकिक विभेद का राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर, लौकिक विभेद का अर्थ है समाज का लिंग, महिला एवं तथा पुरुषों के आधार पर बंटवारा। आज समाज में लगभग 48% स्त्रियां प्रारंभ में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, परंतु धीरे धीरे उनकी दशा खराब होती चली गई। लैंगिक विभेद के कारण आज विश्व भर में राजनीति में स्त्रियां प्रतिनिधित्व कम है। अमेरिका में 20.2%, यूरोप में 19.6% तथा एशिया देशों में औसत मात्रा। पहली बार देश में कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। 2009 में पहली बार एक महिला श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा के स्पीकर बनी। लौकिक विभेद के कारण जो प्रतिनिधित्व की कमी होती है, उससे उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से रखा नहीं जा सकता है। आज भी 33% आरक्षण की मांग जारी है। जब लैंगिक आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहे तो स्त्रियां अपने आत्म सम्मान, स्वावलंबन एवं समस्याओं का हल प्राप्त नहीं कर पाएगी। आगे हमारा जाति की राजनीति पर होने वाली प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। निर्वाचन की राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या सबसे प्रमुख है। आज संपूर्ण राष्ट्रों में जातिवाद का शिकार बना हुआ है। विभिन्न प्रकार से इन जातियों का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलती है। राजनीतिक दलों में अपने जाति आधारित वोट बैंकों का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करते हैं। सरकार बनाने के समय भी
सत्तारूढ़ दल अपने प्रांतों या राष्ट्रों के जाति आधारित प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रखती है। पिछड़ी जातियों का लगातार राजनीति में रुचि बढ़ती जा रही है क्योंकि मानना है कि बिना सत्ता हासिल किए उनका कल्याण संभव नहीं है। राजनीतिक दल भी चुनावों के समय जाति आधारित संभावना उकसाने का प्रयास करते रहते हैं, जिनसे उनके पार्टी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित और अधिक से अधिक वोट का प्राप्ति हो सके। जाति के भीतर ही राजनीति शुरू हो गई है। अब एक ही जाति के भीतर अलग अलग सदस्यों के बीच मतभेद प्रारंभ हो गया है। अब सत्ता की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य बन गई है। सत्ता प्राप्ति के प्रश्न पर सवर्ण और दलितों के मध्य भी क्षण मात्रा में मित्रता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं? उत्तर, दबाव समूह वह सामाजिक समूह है जो कि सरकार बनाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है, परंतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार से दबाव कायम रखते हैं। दबाव समूह किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व के रूप में अपना पक्ष रखता है, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसे संस्थाएं जो कि दबाव समूहों के रूप में कार्यरत हैं। वे उद्योग जगत के विभिन्न मसलों को सरकार के सामने रखते हैं। आगे हमारा सरकार भी दबाव समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी के लिए अनेक अधिकार प्रदान करती है। इनमें समय समय पर बैठक कर इनको मांगों पर विचार किया जाता है। कुछ दबाव समूह जैसे कि एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हड़ताल एवं तालबंदी द्वारा अपने मजदूर भाइयों की मांग को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अगला है, ग्राम कचहरी के गठबंधन एवं शक्ति का वर्णन करें। उत्तर, बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायत के न्याय कार्य में निपटाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ग्राम कचहरी की एक सरपंच होता है और जो कि ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन होती है और ग्राम पंचायत प्रत्येक 500 आबादी पर 5 निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरपंच एवं पंच की चुनाव पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक कचहरियों का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक 5 वर्ष के लिए होता है। इस तरह सरपंच पंचों के कार्य अवधि ग्राम कचहरी के कार्यकाल करता है और इसमें पहले सरपंच या पंच स्वयं स्वेच्छा से जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को आवेदन देकर पद त्याग कर सकता है या उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। आगे ग्राम कचहरी के दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिक प्राप्त है। 10,000 रुपये तक दीवानी
मुकदमे सुनने का अधिकार ग्राम कचहरी को प्राप्त है। फौजदारी मामले में ग्राम कचहरियों को अधिकतम 3 माह की सजा तथा 1000 रुपये का जुर्माना और उसके उल्लंघन होने पर अधिक 15 दिनों तक साधारण कारावास देने का अधिकार। ग्राम कचहरी के एक न्याय मित्र होते हैं जो कि सरपंच के कार्य में सहयोग देते हैं, और जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरियों में कागजातों को संभालता है। आगे हमारा ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। हमारा उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। यह एक स्थानीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत के अधिक 29 महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। ग्राम पंचायत को करने पड़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि पंचायत क्षेत्रों में विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को सहायता करना, कृषि एवं बागवानी का विकास करना, पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क, भवन, पुलिया एवं नाली आदि का निर्माण करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्रों एवं प्राथमिक, मध्य वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षाओं का विकास करना, बाजार में मेल शौचालय आदि की व्यवस्था करना, सामुदायिक कार्य में सहयोग प्रदान। शक्तियाँ, अगर इसका शक्तियाँ क्या क्या होता है वो बताया गया। ग्राम पंचायत के यहाँ पे बताया गया इसका शक्तियों के बारे में। ग्राम पंचायत की कुछ संपत्ति अर्जन कर सकती है। पहला, ग्राम पंचायत कुछ टैक्स भी लगा सकती है, जैसे कि जल टैक्स, मेला, हाट बाजार आदि टैक्स। ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर संचित निधि के अनुदान भी प्राप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे हमारा नगर निगम के आय के प्रमुख साधन बताएं। उत्तर, नगर निगम के आय के प्रमुख साधन निम्नांकित है। पहला है गृह कार्य। नगर निगम गृह स्वामियों से उनकी जायदाद कर मूल्य एक निश्चित प्रतिशत गृह कार्य के रूप में वसूल करता है। जलकार नगर निगम मकान तथा दुकान के मूल्यों के निर्धारित प्रतिशत लगभग 3% जल कर के रूप में उसके मालिकों से वसूली करता है। मनोरंजन कर, नगर निगम द्वारा विभिन्न सिनेमा घरों, नाटकशालाओं, थिएटरों, संगीत सम्मेलनों, सर्कस आदि मनोरंजन के साधनों पर कर लगाया जाता है। मनोरंजन कर नगर निगम का आय एक प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त विज्ञान संबंधित बैनर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड आदि के लिए भी कर की वसूली की जाती है। अगला क्वेश्चन है नगर निगम के मुख्य कार्य का वर्णन करें। नगर निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि सड़कों पर रोशनी, नली, गली एवं सड़क की सफाई प्रबंधन करना, प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबंधन करना। निगम के द्वारा अस्पताल का दवाखाना का प्रबंधन करना, साधनों, बुचड़ खाने एवं बाजार हाट का प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण का करना, शौचालय, पेशाब खाना, पार्क, मनोरंजन गृह, धर्मशाला, रैन बसेरा का प्रबंधन करना, लोगों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नगर निगम की व्यवस्था किस प्रकार शहरों में की जाती है और इसके प्रमुख अंगे की चर्चा करें। उत्तर, जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख अथवा उससे अधिक होती है वैसे शहर को नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। ये राज्यों के में नगरों के स्थानीय शासन व्यवस्था देखते हैं। पटना नगर निगम इसका उदाहरण है। नगर निगम का प्रमुख अंग इस प्रकार है। आगे नगर निगम, इसका निर्माण नगर निगम में क्षेत्रों में विभिन्न वार्ड के कौंसिलरों के द्वारा होता है, जिनका कार्य 5 वर्ष का होता है और इनके सदस्यों के एक महापौर तथा एक उप महापौर का संचयन किया जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है या महापौर की अनुपस्थिति में नगर परिषद का कार्य उपमहापौर के द्वारा संपन्न किया जाता है। आगे हमारा सशक्त स्थानीय समिति या नगर निगम के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी अध्यक्षता महापौर के द्वारा की जाती है या कुछ कर्मचारियों के नियुक्ति करने के अलावा आयुक्त पर भी निगरानी रखती है। अगला है परामर्शदात्री समितियां। ये समितियां शिक्षा, बाजार, उद्योग समिति इत्यादि बटी होती है, जो कि अपने अपने विषयों पर नगर निगम के सलाह देती है। नगर आयुक्त, इसकी नियुक्ति सरकार स्वयं करती है। यह भारतीय प्रशासन सेवा IAS पदाधिकारी होते हैं या नगर निगम के मुख्य प्रशासक होते हैं या निगम के सभी कर्मचारियों के कार्य की देखभाल करते हैं। आगे हमारा जिला परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, फलों एवं सब्जियों की खेती का बढ़ावा देना, घरेलू लघु उद्योगों, पशुपालन, मत्स्य पालन विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण। अगला, औषधालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण एवं देख-रेख, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की स्थापना, देखरेख, निरक्षरता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, नस्लखोरी उन्मूलन, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की व्यवस्था, खेल कूद का प्रोत्साहन करना। आगे हमारा नगर निगम परिषद के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, नगर परिषद के कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि सड़क, गलियां, नालों की सफाई करना, जल पूर्ति करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, यातायात के समुचित व्यवस्था करना, बाजार एवं खाने का प्रबंधन करना, सड़कों एवं फुटपाथों एवं पुलों, घाटों एवं नालियों का निर्माण करना, वृक्षारोपण एवं उसकी देखभाल करना। आगे है सामुदायिक स्वच्छता पर एवं पर्यावरण की सुविधा, शैक्षणिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं प्रोत्साहित करना एवं पंगी क्षेत्र एवं बस ठहराव की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र और राज्य के संबंध का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, केंद्र राज्य के बीच कानून बनाने के लिए विषय बांटे हुए हैं। रेलवे, रक्षा, विदेशी नीति का महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। भूमि कर, बिक्री कर जैसे विषय राज्यों के पास है। शिक्षा, कृषि जैसे विषय समापवर्ती सूची में है। जिस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य में राष्ट्रपति शासन
शासन लगाने पर वहाँ का शासन केंद्र के हाथों में चल जाता है। शासन व्यवस्था के लिए संघ और राज्यों की अपनी अपनी सरकार होती है और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर विवाद होती रहती है, जिसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे हमारा है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना नस्लवाद की प्रेरित थी? उत्तर, मैक्सिको ओलंपिक का योजना सैन्य 1968 ईस्वी में थी। इसमें विश्व भर में खिलाड़ियों ने लिया था। जब 200 मीटर के दौड़ पर पदक विजेता एफ्रो अमेरिका धावक टॉम स्मिथ और जॉन कार्ल्स नामक व्यक्ति बुलाया गया, उन्हें हाथों में काले मोजे पहना लिया और कारण था कि उनके साथ लगातार नस्लवादी टिप्पणियों एवं अत्याचारों का विश्व के सामने लाने। इस कार्य में एक विशेष खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने भी नस्ल आधारित भेदभाव को विरोध जॉन कार्ल्स एवं स्मिथ के साथ दे कर किया और इस घटना नस्लवाद गतिविधियां से पूर्ण प्रेरित है। इसने अमेरिका के चेहरे को दुनिया के सामने उजागर किया। आगे हमारा है, लोकतंत्र में सामाजिक समूहों के बीच किस प्रकार की समन्वय स्थापित किया गया है? उत्तर, एक लोकतांत्रिक सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के समुचित सम्मान दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित साधन का प्रयोग किया गया है। पहला, सामाजिक समूहों के हितों पर एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सामाजिक समूहों के मध्य शक्तियों का विभाजन करके सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक संतुलन बनाकर सामाजिक समूहों के बीच स्वतंत्रता प्रदान कर पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्रदान कर। अगला हमारा नाइजीरिया में किस प्रकार की समस्याओं है, चर्चा करें। उत्तर, नाइजीरिया में सन 1950 में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, परंतु नाइजीरिया में 3 बड़ी जनजातीय समूह इबो तथा हाउस फुलानी के द्वारा अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अन्य जनजातीय समूहों में भय एवं संघर्ष का माहौल बन और एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र दोबारा बहाली हुई दोबारा बहाली, लेकिन धार्मिक विभेद बरकरार रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने यह भी समस्या बनी रही कि तल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर नियंत्रण। इस प्रकार नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक जातियां एवं आर्थिक मतभेद जारी है।